नमस्कार। आज हम लॉर्ड कर्जन के दौर पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। वो 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय थे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह से एग्जाम नोट्स जैसे हैं, संक्षिप्त तथ्यों से भरे हुए। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन तथ्यों की तह तक जाना और एक बहुत बड़े विरोधाभास को समझना। विरोधाभास ये कि एक ऐसा प्रशासक जिसे अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना चाहता था, वही आखिरकार भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कर्जन ने तो बड़े आत्मविश्वास से कहा था, मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। लेकिन इतिहास ने तो कुछ और ही कहानी लिखी, और ये कहानी कर्जन के व्यक्तित्व और उनकी नीतियों में ही छिपी है। तो चलिए इस विरोधाभास की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। वो एक ऐसे शख्स थे जो मानते थे कि वो भारत को भारतीयों से बेहतर समझते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। तो जब 1899 में कर्जन भारत आए तो उन्हें विरासत में कैसा भारत मिला? माहौल कैसा था? माहौल काफी तनावपूर्ण था। स्रोत बताते हैं कि देश 1896-97 के भयानक अकाल और प्लेग की मार से जूझ रहा था। अर्थव्यवस्था भी डामाडोल थी और भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज लगातार बुलंद हो रही थी। एकदम सही। और कर्जन के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो इसे अपने जीवन की नियति मानते थे। अच्छा। हाँ, भारत आने से बहुत पहले उन्होंने एशिया पर 3 किताबें लिखी थीं। उनका एक मशहूर कथन है जो उनकी सोच को दिखाता है। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें विद्वान कभी डिग्री नहीं लेता। इस कथन में प्रशंसा कम और एक तरह का अहंकार ज्यादा झलकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी पूरी प्रशासनिक सोच आप कह सकती हैं 3 स्तंभों पर टिकी थी। कौन से 3 स्तंभ? कुशलता मतलब एफिशिएंसी, केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन और आधिकारीकरण मतलब ऑफिशियलाइजेशन। और उनका मानना था कि शासन चलाने के लिए अंग्रेज ही सबसे योग्य हैं। हाँ, और भारतीयों की भावनाओं या आकांक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उनका एक सेट फॉर्मूला था। क्या? किसी भी समस्या पर विशेषज्ञों का एक आयोग बनाओ, उसकी रिपोर्ट लो और फिर उस पर कानून बना दो। सलाह मशवरे की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक तरह का टॉप डाउन अप्रोच था। चलिए देखते हैं कि ये तरीका जमीन पर कैसे काम करता है। पुलिस सुधारों से शुरू करते हैं। ठीक है। इसके लिए सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। और उस आयोग की रिपोर्ट में क्या निकला? 1902 में जो रिपोर्ट आई वो ब्रिटिश राज की पुलिस व्यवस्था पर एक तमाचा थी। उसने साफ कहा कि पुलिस अक्षम है, भ्रष्ट है और जनता का दमन करती है। तो कर्जन ने क्या किया? उन्होंने अपने कुशलता वाले अंदाज में सुधार लागू किए। पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाया, ट्रेनिंग स्कूल खोले और सबसे जरूरी सीआईडी की स्थापना। बिल्कुल, प्रांतों के ऊपर एक केंद्रीय आपराधिक खुफिया विभाग यानी सीआईडी की स्थापना की गई। ऊपर से देखने पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा वेतन, बेहतर ट्रेनिंग, एक केंद्रीय एजेंसी। हाँ, लेकिन यहीं पर विरोधाभास छिपा है। वो कैसे? कर्जन का पुलिस सुधार एक 2धारी तलवार था। उन्होंने संगठन को ज्यादा कुशल तो बनाया, लेकिन साथ ही उसे दमन का एक ज्यादा प्रभावी हथियार भी बना दिया। मतलब अब सरकार के पास राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने और राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए एक ज्यादा ताकतवर तंत्र था। एकदम। और पुलिस पर सरकारी खर्च आसमान छूने लगा, जिसका बोझ आखिरकार भारतीय करदाताओं पर ही पड़ा। ये पैटर्न तो दिलचस्प है। कुशलता के नाम पर नियंत्रण को बढ़ाना। क्या यही सोच हमें उनके शिक्षा सुधारों में भी देखने को मिलती है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्हें विश्वविद्यालय राजनीतिक आंदोलनकारी पैदा करने वाली फैक्ट्री लगते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर भारतीय सवाल करना सीख रहे हैं, जो साम्राज्य के लिए खतरा है। और इसीलिए 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। कहने को तो उद्देश्य शिक्षा का स्तर सुधारना था, पर असल मकसद कुछ और था। विश्वविद्यालयों पर सरकारी शिकंजा कसना। हाँ, कई तरीकों से। पहला, विश्वविद्यालयों की सीनेट में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। सही। दूसरा, कॉलेजों को मान्यता देने के नियम बहुत सख्त कर दिए गए, जिसका पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में आ गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि कर्जन ज्ञान के नहीं बल्कि उसके नतीजों के खिलाफ थे? आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। उन्हें डर इस बात से था कि भारतीय पढ़कर क्या सोच रहे हैं। वो विश्वविद्यालयों को सरकारी क्लर्क बनाने वाली फैक्ट्री में बदलना चाहते थे। वफादार प्रजा न कि जागरूक नागरिक। जी,
जाहिर है इसकी जबरदस्त आलोचना हुई। तो हम यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं, पहले पुलिस पर केंद्रीय नियंत्रण, फिर विश्वविद्यालयों पर। इसी कड़ी में 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी आता है। हाँ, ये उसी केंद्रीकरण की नीति का एक और उदाहरण था। लॉर्ड रिपन ने जो थोड़ी बहुत भागीदारी दी थी, कर्जन को वो भी बर्दाश्त नहीं थी। इस नए कानून से चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। हाँ, 75 से घटाकर 50 कर दी गई और मनोनीत अंग्रेज सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। नतीजा ये हुआ कि कॉरपोरेशन में अंग्रेजों का बहुमत हो गया। और इसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी समेत 28 भारतीय सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था, जो उस समय एक बहुत बड़ा कदम था। ये उनकी मैं ही सब जानता हूं वाली नीति का सीधा नतीजा था। क्या यही नजरिया उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर भी लागू किया, जो उस समय अकाल से तबाह थी? हाँ, और यहाँ उनके नजरिए के परिणाम और भी भयावह थे। 1899-1900 के अकाल में 10 लाख से ज्यादा मौतें हुईं। 10 लाख? जी, और जांच के लिए जो सर एंथनी मैकडोनाल्ड आयोग बना, उसकी सिफारिशें चौंकाने वाली थीं। क्या कहा आयोग ने? आयोग ने कहा कि राहत कार्य अत्यधिक थे, मतलब जरूरत से ज्यादा मदद की गई। ये तो अविश्वसनीय है। 10 लाख लोगों की मौत के बाद आयोग कह रहा है कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा मदद की। बिल्कुल, ये पीड़ितों को ही दोषी ठहराने जैसा था। इसके बाद राहत के नियमों को और सख्त कर दिया गया। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर उनके कुछ कदमों की तारीफ भी होती है, जैसे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। हाँ, कुछ कदम दूर से देखने पर प्रगतिशील लगते हैं। इस कानून का मकसद किसानों की जमीन को सूदखोर महाजनों के हाथ में जाने से रोकना था। और सहकारी ऋण समितियां भी बनाई गईं। जी, 1904 में। लेकिन यहाँ भी हमें मंशा को समझना होगा। कर्जन किसानों की भलाई के लिए चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि जमीन खोने वाले किसान कहीं राजनीतिक अशांति का कारण न बन जाए। मतलब एक स्थिर और कर्ज में डूबा हुआ किसान साम्राज्य के लिए ज्यादा सुरक्षित था। सही पकड़ा आपने। और सिंचाई और रेलवे का क्या? कहते हैं कि उनके समय में रेलवे लाइनों का जबरदस्त विस्तार हुआ। आंकड़े तो यही कहते हैं। सिंचाई पर 20 साल में 4 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनी। रेलवे का विस्तार किसी भी वायसराय के कार्यकाल से ज्यादा हुआ। लेकिन सवाल फिर वही है, किसके लिए? हाँ, रेलवे को एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में देखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाना और ब्रिटिश माल को भारत के कोने कोने में पहुंचाना। और जरूरत पड़ने पर सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बिल्कुल, ये भारत के आर्थिक शोषण को और कुशल बनाने के लिए था, उसके औद्योगिकरण के लिए नहीं। और अब आते हैं उनके सबसे बड़े, सबसे विवादास्पद और शायद सबसे विनाशकारी फैसले पर। 1905 में बंगाल का विभाजन। जी, आधिकारिक तर्क तो बड़ा सीधा साधा था। 8 करोड़ की आबादी वाला बंगाल प्रशासनिक रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए इसे बांटना जरूरी है। हाँ, कर्जन ने इसे महज सीमाओं का समायोजन कहा था। ये वो कहानी थी जो जनता को बताई गई थी। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम कर्जन के नजरिए से देखें तो क्या उनके तर्क में कोई दम नहीं था? 8 करोड़ की आबादी वाला प्रांत चलाना तो आज भी मुश्किल होगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, प्रशासनिक रूप से बंगाल वाकई बहुत बड़ा था, ये सच्चाई थी। तो फिर? लेकिन ये आधी सच्चाई थी। असली मकसद कर्जन के गोपनीय पत्रों से सामने आता है, जो उन्होंने लंदन भेजे थे। और उनमें क्या लिखा था? उनमें उन्होंने साफ लिखा था कि असली मकसद बंगाली राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना है। उस समय बंगाल और खासकर कलकत्ता भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। कर्जन इस केंद्र को नष्ट करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की पुरानी नीति का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये उस नीति का सबसे खुला प्रदर्शन था। विभाजन की योजना बहुत सोची समझी थी। क्या थी योजना? बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक बनाया गया पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका थी। ये एक मुस्लिम बहुल प्रांत था। और दूसरा हिस्सा बना बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जो एक हिंदू बहुल प्रांत था। जी, चाल ये थी कि बंगाली भाषी लोग दोनों ही प्रांतों में अल्पसंख्यक बन जाएं और हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर बंट जाएं। ये तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हमला भी था। रातों रात लाखों लोगों के लिए उनकी पहचान बदल दी गई। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बंगाली अस्मिता पर सीधा हमला था। और इसका जो विरोध हुआ, उसकी कल्पना शायद कर्जन ने भी नहीं की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नरमपंथी नेता भी सड़कों पर उतर आए। एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, सरेंडर नॉट बैनर्जी। और इसी विरोध की आग से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, है ना?
हाँ, कर्जन ने सोचा था कि वो राष्ट्रवाद को कुचल देंगे, लेकिन उनके इस एक कदम ने राष्ट्रवाद की आग में घी डाल दिया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और ये आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैल गया। कर्जन ने जिस कांग्रेस को पतन की ओर लड़खड़ाता हुआ बताया था, उसी कांग्रेस को एक नया जीवन मिल गया। और अंत में 1911 में विभाजन को रद्द करना पड़ा। हाँ, लेकिन इसने हिंदू मुस्लिम विभाजन के जो बीज बो दिए थे, उसका जहर भारतीय राजनीति में दशकों तक घुला रहा। भारत के अंदर इतना कुछ करने के साथ साथ कर्जन की विदेश नीति भी काफी आक्रामक थी। वो भारत को साम्राज्य की धुरी मानते थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनकी नजर में भारत सिर्फ एक उपनिवेश नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का रणनीतिक केंद्र था और इस केंद्र की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। तो उनकी विदेश नीति का लक्ष्य रूस के प्रभाव को रोकना था? हाँ, खासकर रूस के। इसके लिए उन्होंने बफर स्टेट्स बनाने की नीति अपनाई, चाहे वो फारस की खाड़ी हो, तिब्बत पर यंग हस्बैंड मिशन भेजना हो या एक नया उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बनाना हो, हर जगह उन्होंने आक्रामक तरीके से ब्रिटिश हितों को आगे बढ़ाया। इतनी शक्ति, इतना आत्मविश्वास, इसके बावजूद उनका अंत भारत से इस्तीफा देकर हुआ। ये कर्जन किचनर विवाद क्या था? ये दो विशाल अहं का टकराव था, जो सेना पर नियंत्रण को लेकर हुआ। लॉर्ड किचनर उस समय कमांडर इन चीफ थे। और वो भी कर्जन की तरह ही जिद्दी थे? बिल्कुल। किचनर चाहते थे कि सेना से जुड़े सभी मामलों पर उनका पूर्ण अधिकार हो। वहीं कर्जन नागरिक सर्वोच्चता मतलब सिविल सुप्रीमेसी के सिद्धांत पर अड़े थे। इसका मतलब कि देश की नागरिक सरकार का सेना पर नियंत्रण रहेगा, न कि सेना का सरकार पर। जी, कर्जन का मानना था कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वाइसराय का होना चाहिए, न कि सेनापति का। जब ये विवाद लंदन पहुंचा तो सरकार ने किचनर का पक्ष लिया। और कर्जन के लिए ये एक असहनीय अपमान था। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि उनके अधिकार को कम किया गया है और अगस्त 1905 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अंत में जब हम इन 6 सालों का हिसाब किताब करते हैं, तो हम कर्जन को कहाँ रखें? एक शानदार प्रशासक या एक राजनीतिक विनाशक? यही उनका सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो प्रशासनिक रूप से असाधारण रूप से सक्षम थे। उन्होंने नौकरशाही को सुधारा, रेलवे का विस्तार किया, यहाँ तक कि भारत की ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा के लिए 1904 में एक कानून भी बनाया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। जी, जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। लेकिन इन सब कामों के पीछे एक गहरा नस्लीय अहंकार और भारतीय राय के प्रति संपूर्ण तिरस्कार था। उस समय के भारतीय राष्ट्रवादी उन्हें कैसे देखते थे? बिल्कुल अच्छा नहीं। स्रोत बताते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उनकी तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी। औरंगजेब से? हाँ, एक और शासक जो बहुत कुशल और परिश्रमी था, लेकिन जिसकी कट्टर नीतियों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। राष्ट्रवादियों का मानना था कि कर्जन ने पढ़े लिखे भारतीयों का अपमान किया और उग्र राष्ट्रवाद को भड़कारा। तो इतिहासकारों का मूल्यांकन भी यही है कि उन्होंने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद को एकजुट कर दिया। बिल्कुल, वो ब्रिटिश शासन को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने आए थे, लेकिन उनकी नीतियों की चोट से उस चट्टान में दरारें पड़ गईं। उनकी हर कार्यवाही ने प्रतिरोध को और तीव्र कर दिया। तो कुल मिलाकर लॉर्ड कर्जन की कहानी इस बात का एक शक्तिशाली सबक है कि कैसे सिर्फ कुशलता पर आधारित शासन, जिसमें लोगों की भावनाओं के लिए कोई जगह न हो, लंबे समय में सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, उन्होंने साम्राज्य की मशीन को इतना बेहतर बनाने की कोशिश की कि वे ये भूल ही गए कि ये मशीन लोगों के लिए है, लोग मशीन के लिए नहीं। इसीलिए आज उनके प्रशासनिक सुधारों से ज्यादा उनके खिलाफ हुए जबरदस्त प्रतिरोध और बंगाल विभाजन के जख्मों को याद किया जाता है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है, क्या किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो अतीत की कोई सरकार हो या आज का कोई बड़ा कॉर्पोरेशन, जब कुशलता और नियंत्रण का जुनून सहानुभूति को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, तो क्या वो हमेशा अपने ही पतन का कारण बनता है?